Assalamu alaikum guys. My name is Hassan. Today we will describe evolution of Russian civilization. बेसिकली कब ये रियासत शुरू हुई, सिविलाइजेशन एम्पायर कह लें, और प्रेजेंट डे जो यूक्रेन पर इन्वेजन किया है फुल स्केल 2022 में रशिया ने। तो इस वीडियो में बेसिकली आपको एक पूरा ट्रैक मिल जाएगा रशिया को समझने में, रशिया के लोगों को, रशिया की जो ज्योग्राफी है, वहाँ के पीपल, और वन बाय वन जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो जो मेन इवेंट्स हुए हैं रशिया की 1000 साल यानी 1200 साल जो तारीख में मेन पर्सनालिटीज़, वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है आप देखें कि फ्रॉम रशियन एम्पायर टू मॉडर्न डे कॉन्फ्लिक्ट, ये टॉपिक है। तो इसका सबसे पहले हम शुरू करने से पहले इसके मैप को देखेंगे। रशिया का जो इलाका है ना, उसके अगर हम मैप को देखें, रशिया के पीपल के बारे में कि ये कब रियासत जो है वो शुरू हुई। अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो कीवन रूस आपने याद रखना है, 9th सेंचुरी का वाक़या है, ठीक है। जब ये दो तीन चीज़ें हैं जो मैं डिस्क्राइब करूँगा, मंगोल इन्वेजन एंड देन राइज ऑफ द मॉस्को। तो बेसिकली इसमें ये है कि जो प्रेजेंट डे यूक्रेन है ना, उसका एक शहर है कीव, जिसमें रशिया ने अभी इन्वेजन किया है, इनके कैपिटल है कीव यूक्रेन का। तो वहाँ पे ये रियासत जो थी वो रशियन लोग, वहाँ पे ये शुरू हुई थी। अब ये रशियन है कौन थे? बेसिकली आपने स्कैंडिनेवियन का सुना होगा, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्समैन, वैंगियंस का। असल में इस पे एक सीज़न भी है वाइकिंग के नाम से, 5 सीज़न है, नेटफ्लिक्स पे भी मिल जाता है, वैसे भी आप को मिल जाएगा हर जगह, काफ़ी पॉपुलर है। तो वो वाले जो पीपल थे ना, वो यूरोप में आते थे, ट्रेड करते थे, इन्वेजन करते थे और लूट-मार करते थे, या इस तरह की, ठीक है। तो तब उस वक़्त में 9th सेंचुरी में वहाँ पे ना स्लेविक पीपल रह रहे थे कबाइल में, स्लेविक पीपल थे वो कबाइल में रह रहे थे। तो उन्होंने, यानी कि जो स्कैंडिनेवियन थे, नॉर्समैन थे, वो आए हैं, इन्होंने इन पे जो है ना उनके साथ मिलके इन पर कब्ज़ा कर लिया है, और वहीं से ये कीमर रूस जो थी वो शुरू हो गई, कीमर रूस। तो व्लादिमीर द लेनिन था जो कि ग्रैंड था प्रिंस इस एम्पायर का, व्लादिमीर द लेनिन, ठीक है। तो ये 11वीं सदी की बात है जब ये व्लादिमीर द लेनिन आया है, ठीक है। 9वीं सदी में ये शुरू हो गई थी, और व्लादिमीर द लेनिन जो था वो 11वीं सदी में जो है ना उसने रशिया के काफ़ी सारे पार्ट में किया, रूल किया। और उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट वाक़या हुआ है 13वीं सदी में, वो मंगोलों का इन्वेजन हुआ है इसी कीव सिटी पे। तो मंगोलों ने जो है ना कब्ज़ा कर लिया है, और मंगोलों ने कब्ज़ा करने के बाद इनसे ट्राइब्यूटरी लेने शुरू कर दी, यानी कि टैक्स वगैरह जो है ना, वो बत्ता जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, बत्ता लेना शुरू कर दिया। तो मंगोल वो जो रशिया था वो बिखर गया, यानी कि रशिया की हिस्ट्री में उनको ये जो शिकस्त हुई है वो मंगोलों से हुई थी। मंगोल जो साथ में उसके इलाका था, यानी कि चंगेज़ खान वाले जो लोग थे चाइना के साथ, उन्होंने इनको जो है ना किया है, डिफीट किया। उसके बाद मॉस्को की जो है ना वो राइज़ हुआ है, मॉस्को मॉस्को ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मॉस्को कैसे राइज़ हुआ है। जब कीव गिर गया है तो जो आइमन द आइमन द थ्री जो था, दो आइमन है, आइमन द थ्री है और आइमन द फोर है। आइमन द फोर को बोलते हैं आइमन द टेरिबल। लेकिन जो आइमन द थ्री था, जो इससे पहले का था, उसने रशिया के जो इलाके थे वो उनके लोगों को इकट्ठा किया, और मंगोलों से अपने इलाके जो थे वो वापस लिए, और इस तरह उन्होंने जो है ना वो रशियन अम्पायर की बुनियाद रखी। और जो आइमन द फोर था, ये बंदा जो था, ये वाला आपको देख भी रहे हैं, आयमन द टेरिबल भी इसको जाना जाता है। इसने पहली बार जो ज़ार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं रशियन ज़ार का, जो कि यूएसएसआर से पहले की जो डायनेस्टी थी रशिया की, तो रशियन ज़ार का हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो अहमद द टेरिबल ने ये पहली बार जो है वो 1547 में जो है ना वो यूज़ किया था। बेसिकली ये जो रियासत थी ये जो है वो बैजेंटीन तर्ज की रियासत थी, यानी कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे ये लोग, और बैजेंटीन की जो फॉलो करते थे उनकी ट्रेडिशन को, कल्चरली भी और रिलीजियसली भी उनसे बहुत इम्प्रेस थे। तो ये क्रिश्चियन थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे लोग, ठीक है। उसके बाद जो है इस अहमद द
हुई है वो सोवियत यूनियन की फॉर्मेशन हुई है। सोवियत यूनियन वही ज़ारों की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद लेनिन बंदा था जो कि सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, बोल्शेविक उनकी पार्टी का नाम है। और वो जो है वर्सेस वाइट यानी कि वाइट आर्मी के साथ लड़ रहे थे। 1922 में ये जीत गए हैं लेनिन बोल्शेविक वाले, और इन्होंने यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन जो कि 1991 तक 1922 से लेकर 1991 तक चला है, यूएसएसआर जिसमें 14-15 मुल्क थे, वो उन्होंने कायम किया है लेनिन ने बोल्शेविक के अंडर। ठीक है, तो ये बंदा जो था सोशलिस्ट कम्युनिस्ट खुद को कहता था, लेकिन ये बहुत बड़ा डिक्टेटर साबित हुआ है। इसने 8 मिलियन के करीब यानी कि 80 लाख के करीब जो बंदे हैं रशिया में इसके दौर में मारे गए हैं 2-4 सालों में। ठीक है, और उसके बाद लेनिन का एक करीबी था स्टालिन जो कि रोमानोव डायनेस्टी ज़ारों की हुकूमत से पहले जो है ना, ये साइबेरिया एक इलाका है रशिया का, वहाँ पे ये एग्ज़ाइल में था। जब ज़ारों की हुकूमत ख़त्म हुई है तो ये लेनिन के बहुत करीब था। लेनिन के बाद यही बंदा जो है वो रशिया का बना है प्रेसिडेंट, यूएसएसआर का कह लें कि वो प्रेसिडेंट बना है लेनिन के बाद। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इसके दौर में बहुत सारी हुई हैं वाक़यात हुए हैं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। वर्ल्ड वॉर 1 का इवेंट हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ थी 1930 का वाक़या था जिसमें इसने बहुत सारे मिलिट्री के ऑफिसर को, बहुत सारे किसानों को, बहुत सारे आम वर्कर को जो इसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ थे मरवा दिया स्टालिन ने। ठीक है, ये बहुत डिक्टेटर था। 1930 में इसने बाकायदा तौर पे खुद को डिक्टेटर कह दिया था। उसके बाद जो इसकी मेन हुई है विक्ट्री, वो वर्ल्ड वार 1 की विक्ट्री थी जब जर्मनी जो है यूरोप के किसी इलाके को बख्श नहीं रहा था, यानी कि हर एक को डिफीट वो कर रहे थे जर्मनी वाले। तो उन्होंने रशिया का भी जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो बारबरोज़ा ऑपरेशन में जो है ना काबू कर लिया था, कह लेंगे वो कंट्रोल में कर लिया था। लेकिन स्टालिनग्राड की जंग में रशिया वालों ने जो है ना वो रिट्रीट करवाया उनको, जर्मन्स को, और अपने इलाके वापस लिए। वो आपने सुना होगा कि जर्मन जो थे रशिया का जो वेदर था, सर्दी थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और इस तरह उनकी जो जर्मन थे अल्टीमेटली वो पहली शिकस्त थी बड़ी जो कि स्टालिन के हाथों उनको हुई, यूएसएसआर के हाथों। इस तरह जर्मनी का जो है वो एंड एंड ही हो गया, यानी कि वर्ल्ड वार में जैसे वो उनको हार का सामना करना पड़ा। तो वर्ल्ड वार 1 के बाद स्टालिन, रशिया, यूएसएसआर उभरी और जो है ग्लोबल पावर के तौर पे उभरी। अभी जो है जब ये वर्ल्ड वार ख़त्म हुई है तो इनके फड्डे चलने शुरू हो गए वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ बेसिकली। ठीक है, अमेरिका के साथ। तो एक कोल्ड वार का हमें देखने को मिलता है कि कोल्ड वार का एक नया सीज़न एपिसोड शुरू हो गया रशियन हिस्ट्री में। तो आइए उसको देखते हैं, नेक्स्ट कोल्ड वार को। कोल्ड वार एंड खुर्चीव रिफॉर्म्स है। स्टालिन की मौत के बाद जो है ना खुर्चीव, निकिता खुर्चीव आपको सुनने को मिलेगा, रशिया का वन ऑफ द फेमस बंदा है, रशिया का प्रेसिडेंट यूएसएसआर का निकिता खुर्चीव। ये बंदा था। अ, तो इसके ज़माने में बहुत सारे इवेंट हुए हैं। कोल्ड वार हुई है यूएसएसए के साथ। ठीक है, इसने स्टालिन के काफ़ी सारे आइडियाज़ के ये ख़िलाफ़ था, और जो इसने स्टालिन ने बंदे पकड़े हुए थे किसान वगैरह जेलों में इसने आज़ाद करवाए। तो इसने डेमोक्रेटिक सा रूल लाने की जो है ना वो कोशिश की। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इसी के ज़माने में हुआ। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का आपने सुना होगा। तब अमेरिका का बादशाह था जॉन एफ कैनेडी। इधर जो था वो रशिया का था निकिता खुर्चीव। तो जो रशिया था उसने अपने मिसाइल वगैरह क्यूबा में जो थे न्यूक्लियर वो वार हेड नस्ब किए हुए थे। कैनेडी ने तुर्की में जो है वो फिट वगैरह किए हुए थे। तो ये तब जो वर्ल्ड है 1962 का ये वाक़या है। तो जो है दुनिया में न्यूक्लियर वॉर होने ही वाली थी। ठीक है, लेकिन कुछ मायदे के ज़रिए जो है ना वो ये मसला रुक गया। U2 इंसिडेंट वाला वाक़या इन्हीं दोनों बंदों के दौर में हुआ है जिसमें रशिया ने अमेरिका का प्लेन गिरा दिया था, स्पाई प्लेन। ठीक है, और बहुत सारे वाक़यात इसके दौर में हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखें तो ब्रेज़नेव जो था उसने निकिता खुर्चीव की हुकूमत को गिराया और खुद बन गया। अब ब्रेज़नेव की हुकूमत में बहुत सारे जो है यूएसएसआर में वाक़यात हुए हैं जिसमें सबसे पहले जो है
वो उसने कंजर्वेटिव सी पॉलिसी लाने की कोशिश की है। स्टालिन वगैरह को आइडियल मानता था, स्टालिन वगैरह रूल लाने की कोशिश की है। तो बिला वजह अफ़गानिस्तान में 1979 से लेकर 1999 तक वार की है, मतलब अफ़गान वार इसी के दौर में थी, शुरू हुई, और उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा अफ़गान वार में। और जब अफ़गान वार में शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो जो ईस्टर्न कंट्री थी, जो रशिया के अंडर थी, यूएसएसआर के, लाइक पोलैंड थी, और इस तरह की जो कंट्री थी यूरोप की, वो रशिया से जो है वो जुदा हो गई। और आहिस्ता आहिस्ता जो थी वो रशिया जो है वो काफ़ी, यूएसएसआर काफ़ी कमज़ोर हो गई। तो गोर्बाचेव जो कि यूएसएसआर का लास्ट प्रेसिडेंट था, ठीक है, तो इसमें यूएसएसआर इसी के ज़माने में जो है वो फॉल की है। तो 1985 से लेके 1991 तक जो है ये बंदा रहा है, और इसने कोशिश की है रशिया को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करने की, लेकिन वो कहते हैं ना कि पानी जो है वो सर से निकल चुका था तब तक। तो इसने ग्लासनो और प्रेस ट्रोइका, ठीक है, ये 2 रिफ़ॉर्म थी। एक थी इसमें पेरेस्ट्रोइका इकोनॉमिकल रिफ़ॉर्म, ग्लासनोस्ट जो थी वो पॉलिटिकल रिफ़ॉर्म थी। इसने बहुत कोशिश की है, लेकिन अल्टीमेटली ये बंदा भी जो है वो नाकाम हो गया है, और जो कोलैप्स कर गया यूएसएसआर 1991 में। तो इसकी काफ़ी वजूहात थी, इकोनॉमिकली भी काफ़ी हो चुका था वीक रशिया, और इसका कॉन्फ्लिक्ट जो ईस्टर्न साइड वाली कंट्री थी, पोलैंड वगैरह, यूक्रेन वगैरह, और काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये मुस्लिम कंट्री जो सेंट्रल एशिया के हैं, ये भी जो है ना रशिया से आज़ादी चाहते। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अल्टीमेटली फॉल हो गया यूएसएसआर का। तो इसके बाद एक बंदा था, उसका मुझे येल्ट्रिन बोल्टिज़ आई थिंक उस तरह का कोई नाम था, जो इसके बाद का यानी कि जो प्रेजेंट डे रशिया है उसका बादशाह बना, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट उसका बना। तो उसके बाद जो है ना बंदा आया है वो पुतिन है। पुतिन को कौन नहीं जानता आज के दौर में। पुतिन ऐसा बंदा है कि जो रशिया की केजीएफ जो उनकी सीक्रेट एजेंसी है उसमें भी काम कर चुका है। तो 1999 में, यानी कि 1999 में इसका राइज़ हुआ है पुतिन का। बोरिस येल्त्सिन के बाद ये प्रेसिडेंट बना है रशिया का। तो 1999 से लेकर 2009 तक ये बंदा जो है, 2008 तक ये बंदा प्रेसिडेंट रहा है रशिया का। ये बंदा आज की हिस्ट्री में 5 बार, 5 टाइम्स रशिया का प्रेसिडेंट बन चुका है, ठीक है। 2 बार ये 1999 से 2009 तक रहा है। तो इसकी लीडरशिप के अंडर रशिया ने जो खुद को स्टेबल बहुत ज़्यादा किया है, नो डाउट। जो यूएसएसआर के ज़माने में जो लास्ट वो फॉल किया 1991 में, जब टूटी है यूएसएसआर, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वो डिफीट कर गए थे, क्रैश कर गए थे इकोनॉमिकली। तो इसने रशिया को बहुत ज़्यादा स्टेबल किया है इकोनॉमी वाइज, ठीक है। तो रशियन की पावर को सेंट्रलाइज किया है। और ये बंदा जो है ना, इसकी अगर हम देखें आइडियोलॉजी के बारे में, तो ये स्टालिन लेनिन के तर्ज की तरह का जो है ना वो हुकूमत बनाना चाहता है। डेमोक्रेसी को इसने बहुत ज़्यादा महदूद कर दिया है रशिया में, ठीक है। इसकी हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। 2014 में जो है ना ये एनेक्सेशन इन्होंने किया है क्राइमिया पे। क्राइमिया यूक्रेन का एक शहर है, यूक्रेन का एक हिस्सा है, ठीक है। तो व्लादिमीर पुतिन के ज़माने में ही इन्होंने एनेक्सेशन की है क्राइमिया की। तो जो है टेंशन विद यूक्रेन इससे यहीं से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो वेस्टर्न कंट्री है उन्होंने सैंक्शन वगैरह लगाई हैं रशिया पे। इकोनॉमिकली काफ़ी इसको नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन ये सर्वाइव कर गया है रशिया फिर भी, अंडर द लीडरशिप ऑफ व्लादिमीर द पुतिन, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट डे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया का यूक्रेन के साथ, बिकॉज जो क्राइमिया पे इन्होंने कब्ज़ा किया था। क्राइमिया स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है यूक्रेन के लिए भी और रशिया के लिए भी। और जो क्राइमिया है ना, ये रशिया जो है ना खुद का हिस्सा मानता है, क्योंकि रशिया की जो वो ज़ारों वाली हुकूमत थी, कीव रशियन वाला जो मैंने पहले आपको बताया है, वो यहीं पे जो है ना उनके बहुत मतलब टेम्पल वगैरह हैं, वो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है रशिया की एम्पायर के, यहीं पे थे। तो ये 1991 में जो है ना यूक्रेन के हिस्से में गया था क्राइमिया, जब यूएसएसआर टूटी है।
तो रशिया बेसिकली जो है वो इनको अपना हिस्सा समझता है, इसलिए इन्होंने एनेक्सेशन किया था क्राइमिया का। के नतीजे में जो हुआ है रशिया यूक्रेन वार के नतीजे में वो बेसिकली ये हुई है वार क्योंकि यूक्रेन जो था वो नेटो को ज्वाइन करना चाहता था, तो रशिया इसके ख़िलाफ़ है। तो लेकिन अभी रिसेंट फिनलैंड स्वीडन ने नेटो को ज्वाइन किया है। इस वार के नतीजे में नेटो की एक्सपेंशन हुई है और रशिया की इकॉनमी को भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। यूरोप की इकॉनमी को भी काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूरोपियन कंट्री थे जो रशिया से एनर्जी गैस वगैरह लेते थे। तो ये इसका पूरी दुनिया पे इस वार का जो है वो असर पड़ा है। ठीक है, आप ये देख लें कि मैंने शुरू से लेके आखिर तक इसको कंक्लूड किया है। तो ये कुछ इवेंट्स से मेन पर्सनैलिटीज़ थी जो यानी कि 1200 साल रशिया की तारीख में जो मेन इम्पोर्टेंट वाक़या हुए हैं प्रेजेंट डे रशिया को समझने के लिए ये एक मुकम्मल कुछ ट्रैक था स्लाइड्स जो मैंने आपसे शेयर कर दी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।